भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था और आज अपन इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ना। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और भी अन्य सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकशाही क्या होता है, विधानसभा क्या होती है ना, चुनाव कैसे होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो भारत का जो संविधान बनाया गया है उसकी कुछ विशेषताएं भी होगी। ठीक है, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहली विशेषता यहाँ पे क्या, लोकशाही शासन पद्धति। ठीक है, हमारे देश में क्या होता है, लोगों द्वारा, लोगों में से लोगों के लिए चुने जाने वाले शासक, उनके द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, यानी अपन सब लोग हैं, वो अपने द्वारा ही किसी एक को चुना जाता है, किसमें से, अपने में से ही, और वही क्या करता है, अपने पे शासन करता है, यानी अपने लिए शासन करता है। ठीक है, अपनी न्याय प्रणाली बनाता है ना, अपने लिए नई नई योजनाएं बनाता है। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी है तो वो है हम में से ही, हमारे में से ही है ना। कई बार से तो अपन ने बुलाया नहीं उनको कि मोदी साहब चलो आप अमेरिका के निवासी हो तो इंडिया के लिए काम करो, ऐसा है नहीं ना, इंडिया के ही है, यानी हमारे बीच में से ही है। किसने चुना उनको, हम लोगों ने ही चुना है। अब वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए ही काम कर रहे हैं ना, वही है लोकशाही शासन पद्धति। ठीक है, चलो आगे। भारत ने लोकशाही शासन पद्धति को स्वीकार किया है। भारत ने किसको स्वीकार किया है, लोकशाही शासन पद्धति। इसका मतलब भारत में जो भी शासन करेगा, जो भी सरकार बनेगी, वो कौन चुनेगा, वो हम लोग चुनेंगे, है ना। जिसकी जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है वो चुनाव में भाग ले सकता है, वो मतदान कर सकता है। और वही एमपी चुनता है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सांसद चुनता है और उस वही सांसद मिलके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते। आपको ऐसा लगता हो कि नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया हमने, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दे सकते हैं, आप मात्र सांसद, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं, आपके एमएलएज होते हैं, उनको वोट देते हैं। ठीक है, बाकी वो प्रधानमंत्री चुनने का कार्य उन्हीं का। इसमें 18 वर्ष, हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होता है ना। हर 5 वर्ष में चुनाव होता है कि नहीं, देखो कब हुआ था, 2014 में, उसके बाद 2019 में, अब कब होगा, 2024 में। ठीक है, चलो पिछले 2 चुनाव कौन जीत चुके हैं, बीजेपी। ये सब सरकार, आप आगे बढ़ोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा इन सब के बारे में। इसमें 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान कर सकते हैं। याद रखना, मतदान कौन कर सकता है, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले नागरिक। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती। अब अपन ने क्या सीखा है भाई, लोकशाही मतलब ऐसा है कि लोगों ने ही सरकार चुनी है। किसने चुनी है, लोगों ने ही। और लोग कब चुन सकते हैं, जब उनका मत लिया जाए, उनसे चुनाव की प्रक्रिया कराई जाए, उनसे कहा जाए कि आप चुनिए इनमें से, है ना। वोटिंग तो समझते हो ना, देखो ये ईवीएम मशीन है, इस पे वोट दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका है। यदि हम, हमारे प्रतिनिधि चुन रहे हो, या वो विपक्ष पार्टी के हो या वो रूलिंग पार्टी के हो, चुनते कौन है, हम ही लोग चुनते हैं। ठीक है, तो लोगों की भूमिका इसमें सबसे बड़ी है। देश के प्रतिनिधियों को चुनने की के लिए देश के सभी लोगों की भूमिका है। ठीक है, लोगों का कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है ना, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से छोटा आदमी, चाहे बड़े से बड़ा आदमी। आपके पिताजी भी लड़ सकते हैं और आपके दादाजी भी लड़ सकते हैं, आप नहीं लड़ सकते हो, है ना, अभी आप छोटे बच्चे हो। भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष क्यों ना हो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, निग्रो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे देश का होना चाहिए। इंग्लो इंडियंस के लिए भी संविधान में सीट्स होती है। जाति, कोई भी जाति का हो सकता है। ठीक है, 4 वर्णों में बांटे ना, 4 जातियों में बांटे, किसी भी वर्ग का होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है।
भले ही वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष क्यों ना हो, वो चुनाव लड़ सकता है। उसमें चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि 5 वर्ष तक जन प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? जन प्रतिनिधित्व। वो शासन नहीं करते, जैसे राजा महाराजा प्रजा पे शासन करते थे ना, वैसे नहीं कर सकते। जन प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लोगों की सेवा हेतु नीतियां बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं, है ना। और स्वयं के स्वार्थ के लिए यहाँ कार्य वो करते नहीं है। यदि जनता भड़क गई तो जनता विद्रोह कर देगी, ठीक है। वो प्रधानमंत्री को भी जनता अगर चाहे, पूरे देश की जनता, तो सरकार बदल सकती है, ठीक है। नागरिकों को विचार, वाणी, अभिव्यक्त और इच्छानुसार धर्म पालने की स्वतंत्रता है, ठीक है। नागरिक अपने विचार रख सकता है, कोई भी वाणी में, कोई भी भाषा में बात कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, आपको सुझाव दे सकता है और किसी भी धर्म का पालन कर सकता है स्वतंत्र रूप से। यदि आप हिंदू हो और आपको यदि मुस्लिम धर्म का पालन करना हो तो आप कर सकते हो, है ना। यदि आप मुस्लिम हो और यदि आपको हिंदू धर्म का पालन करना हो तब भी आप कर सकते हो, आप पे कोई रोकथाम नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता हमारा देश, ठीक है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब साथ मिल के रहते हैं। इवन इन चार के अलावा भी काफ़ी सारी और जातियाँ हैं जो एक साथ घुल मिल के रहते हैं, ठीक है। कुछ ही देश के गद्दार होते हैं जो इन्हें लड़ाने का काम करते हैं और इनसे अपन दूर रहना ही ज़्यादा उचित समझते हैं। चलो, तो देख रहे हो आप, ये अपने चार धर्म है। ये हिंदू, ये अपने मुस्लिम भाई, ये सिख भाई और ईसाई भाई, सब अपन भाई भाई है। भारत एक गैर सांप्रदायिक यानी धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता भारत, है ना। यहाँ सभी हर प्रकार के धर्म पालन किए जाते हैं, ठीक है। एकमात्र देश जहाँ सिर्फ हिंदू बसते थे वो था नेपाल, परंतु अब नेपाल में भी कुछ हद तक अन्य धर्म भी आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का पालन भारत में होता है और प्रतिशत में देखा जाए तो नेपाल में, ठीक है। यदि आप प्रतिशत में देखोगे कि भाई कितने प्रतिशत हिंदू नेपाल में है और कितने प्रतिशत हिंदू भारत में है, तो प्रतिशत की दृष्टि से नेपाल आगे है और संख्या की दृष्टि से भारत आगे है, ठीक है। गैर सांप्रदायिक अर्थात देश का शासन किसी संप्रदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर न चलना। समझिए, जैसे यूपी सरकार, ठीक है, वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ, कट्टर हिंदू, भगवाधारी। फिर भी वो अपने धर्म और कर्तव्य को एक साथ नहीं रखते। वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई मुस्लिम है तो मैं उनकी मदद नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमारे भारत देश में किसी भी धर्म के अनुसार या धर्म के आधार पर सरकार नहीं बनाई जाती या देश का शासन नहीं चलता, ठीक है। संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव या पक्षपात न किया जाता हो, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव किया नहीं जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ जी कभी भी मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव नहीं करते। हाँ, वो विरोधी है उन लोगों के जो गद्दार है ना, वो किसी जाति के विरोधी है नहीं। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, मान्यता रखने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। प्रत्येक नागरिक के पास स्वतंत्रता है। आप अगर हिंदू हो तो आप हिंदू धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने ग्रंथों को आगे ला सकते हो, ठीक है। यदि आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम धर्म का प्रचार कर सकते हो। आप पुराने शरीक को लोगों में उसका वितरण कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। यदि आप क्रिश्चियन हो, ठीक है, तो आप बाइबल को प्राथमिकता दोगे, उसका प्रचार कर सकते हो, आपको कोई भी पूछने वाला होगा नहीं। परंतु आप अपने धर्म को मनवाने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। नहीं तो आप कल रोड पे उतर जाओगे, हिंदू धर्म का पालन कर, कोई किसी भी मुस्लिम को पकड़ के आप ऐसा नहीं कह सकते, वो तो उसकी इच्छा है। चलो, इसके बाद का टॉपिक है गणतंत्र। कैसा तंत्र? गणतंत्र। गण मतलब अपन लोग, प्रजा, ठीक है, प्रजा के द्वारा बनाए जाने वाला तंत्र यानी गणतंत्र। गणतंत्र अर्थात लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली
सरकार। कैसी सरकार? लोगों के पास है। लोग मतलब कौन? अपन सब है ना, आपके मम्मी पापा बहन भाई जो भी आपके बड़े हो, आप लोग, मैं, मेरा परिवार, जितने भी भारतवासी है सभी के पास से वो क्या प्राप्त करते हैं? सत्ता प्राप्त करते हैं। कैसे? अपन चुनाव करवाते हैं और चुनाव में अपन क्या करते हैं? मत देते हैं, यानी वोटिंग करते हैं। ठीक है, और यही वोटिंग, इसी वोटिंग की वजह से पता चलता है कि देश की जनता किसे सरकार बनाने का मौका देने वाली है। देश की जनता क्या चाहती है, किससे पता चलेगा? चुनाव से। आपके क्लास में यदि किसी मॉनिटर को बनाना हो, ठीक है, मान लो एक कोई मॉनिटर है, तो आप क्या बोलोगे? लो सर उसको बुला लो, उसको बना लो, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। आप पक्ष लोगे कि सर अगर हमारी क्लास में 30 जन है तो उसमें से 22 जन चाहते हो कि आप इसको बनाओ, बाकी 8 जन अन्य किसी को चाहते, तो मैं क्या करूँगा? 22 जन जिसे चाहते उसी को मॉनिटर बनाऊंगा ना। तो इसी प्रकार हमारे देश में भी होता है, जितने ज़्यादा लोग जिस व्यक्ति को वोट देंगे या चुनेंगे उसी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। कोई एक व्यक्ति सरकार बना सकता नहीं है, इसके लिए पार्टी होती है। ठीक है, पार्टी मतलब बर्थडे पार्टी या रिसेप्शन, ये सब नहीं। पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी, मायावती की पार्टी, ये सब पार्टी। मायावती की पार्टी का नाम भूल गया मैं। गणतंत्र अर्थात लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करती है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। देखो कैसे, जो एमपीज होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद में बैठते हैं, उन लोगों को अपन डायरेक्ट चुन सकते हैं, परंतु जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसको अपन डायरेक्ट नहीं चुनते, अपन इनको चुनते हैं और ये लोग मिलके इसको चुनते। परंतु अपने द्वारा ही चुना गया ना, ये अप्रत्यक्ष, यानी अपन को पता नहीं कि अपन चुन रहे, पर अपन ने चुना है। और ये प्रत्यक्ष, अपन ने डायरेक्ट इनको चुन लिया, इनको डायरेक्ट चुना नहीं। ठीक है, अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतांत्रिक लोकशाही को स्वीकार किया है, अर्थात हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी वर्ग के हाथ में नहीं है ना। जैसे कि आप कोरिया, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया चले जाओ, उत्तर कोरिया चले जाओ, वहाँ पे चुनाव नहीं होते ना। वहाँ पे किंग जॉन, नाम सुना होगा, ये इसका परिवार शासन कर रहा है। यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है आपको, स्वतंत्रता का अधिकार या आप अपने मत को रख सकते हो, ये अधिकार नहीं है। वहाँ कोई फैमिली पूरा देश चला रही, ठीक है। पर अपने देश में क्या है, चुनाव होते हैं, हमारे लोग अपना देश चला रहे, ऐसा कह सकते हो। परंतु स्वतंत्र के सभी पद धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के किसी भी भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक के लिए, यानी कि हर एक चीज, हर एक पद प्रत्येक नागरिक के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, चाहे वो स्त्री पुरुष और अन्य कुछ भी हो, किसी के साथ भेदभाव किया जाता नहीं। एक और मस्त चीज देखो, ठेला चलाने वाला मजदूर या साग भाजी बेचने वाला भी गांव का सरपंच बन सकता है। कोई भी गांव का सरपंच बन सकता है ना। शर्त है आपके पास, आपके ऊपर कुछ सरकार ने नियम भी बनाए हैं कि यदि आपके 3 बालक, 2 बालक से अधिक बालक हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सारी चीज़ें, अन्य चीज़ें। मकान बनाने वाला कड़िया मंजी भाई विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर विधायक बन सकता है ना। चाचा विधायक है हमारे, ऐसा सुना है कि नहीं? तो विधायक बनने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है। चलो, तो हमारी सरकार किस प्रकार से चलती है? हमारी सरकार 2 चीज़ों से बनी है, ठीक है। एक तो अपना पूरा देश और एक अपने स्टेट वाइज, राज्य मिलके। तो देश, पूरे देश को संभालने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। और राज्यों को संभालने का काम किसका है? राज्य सरकार। ठीक है, समझ रहे हो? केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 अलग चीजें। चलो, केंद्र सरकार का जो प्रथम व्यक्ति या मुख्य व्यक्ति कह सकते हो वो कौन है? राष्ट्रपति। ये हमारे भारत देश का भी प्रथम नागरिक है ना। आपको पूछा जाए कि भारत देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप बोलोगे हमारे देश का राष्ट्रपति। वो कौन है? प्रथम नागरिक। चलो, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्यकारिणी आता है प्रधानमंत्री का और मंत्रिमंडल। ठीक है, कार्यकारिणी किसके अंतर्गत आता है?
राष्ट्रपति के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री मतलब अभी जो नरेंद्र मोदी है ना, वो प्रधानमंत्री हमारे देश के। उसके अंदर मंत्रिमंडल आता है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, फिर अपने फॉरेन के मंत्री, रेल मंत्री, सेना मंत्री, ये सब वो अलग अलग मंत्री आते हैं, ठीक है। उसके बाद न्याय तंत्र बनता है, राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आता है वो, और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती है। न्याय तंत्र मतलब कानून व्यवस्था है ना, अपने को जहाँ से न्याय मिलता है वहाँ क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आप उच्च न्यायालय में जाओगे और वहाँ पे अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हो। राष्ट्रपति के अंतर्गत विधायक यानी सांसद भी आते है ना, सांसद भी आते, जो संसद में बैठते हैं ना वो भी आते हैं, और उनके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा बुलाई जाती है, और राज्यसभा और लोकसभा ही प्रधानमंत्री को चुनने का कार्य करते, ठीक है, इस प्रकार से। चलो उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र सरकार में था, यहाँ आएगा राज्यपाल। राज्यपाल के अंतर्गत ही विधायक आता है, तो यहाँ विधानसभा और विधान परिषद बुलाई जाती है, ठीक है। न्यायतंत्र आता है और उसमें उच्च न्यायालय आता है। आपको पता है ना, राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी फांसी रोक सकता है। हाँ। कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री आता है और मंत्रिमंडल आते, और मंत्रिमंडल के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन, ठीक है। स्थानीय प्रशासन यानी आपके जिले में, आपके विस्तार में कॉरपोरेटर्स होते हैं, कॉरपोरेटर्स होते हैं कि नहीं, एमएलएज होते हैं, उन सबको, इनके अंतर्गत पंचायती सत्ता आती है, और महानगर पालिका और नगर पालिका भी आती है। इस प्रकार ये पूरा चार्ट आप देख सकते हो किस प्रकार से होता है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया कुछ लोकमत, ये प्रतिनिधि लोग है, ये अपने चुनाव का प्रचार करते कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। ठीक है, तो ये लोकमत करके अपन इनको वोट देते और प्रतिनिधि को चुनते। इनका काम क्या है, कानून बनाते और कानून का अमल करवाना, ठीक है, और कानून का पालन करने का काम भी अपन सबका, और अपन सबका है ना, प्रत्येक जाति का। सरकार के कार्य, तो सरकार के कुछ कार्य यहाँ पे आपको दिए गए कि सरकार कौन से कार्य करती है सरकार, ठीक है, ऐसे कार्य दिए गए। चलो देखते हैं सरकार के कार्य। धारा सभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र केंद्र सरकार के अंग है, ठीक है। कि केंद्र सरकार के अंग कौन कौन से अपन ने देखा ना, धारा सभा जिसमें सभा बुलाई जाती है, ठीक है। कार्यकारिणी जिनमें प्रधानमंत्री वो सब आते हैं। न्यायतंत्र सर्वोच्च न्यायालय आता है, वो किसके अंतर्गत है, केंद्र सरकार के। संसद कानून बनाते हैं, मंत्रिमंडल इन कानूनों का अमल करने वाले, और न्यायतंत्र कानून का अर्थघटन करके न्याय देने का काम करता है। जो सांसद होते हैं वो क्या बोलते हैं, कानून बनाते हैं ना वो। नरेंद्र मोदी को यदि कोई योजना लानी हो, ठीक है, कोई नई योजना लानी हो, तो वो क्या करेगा, क्या करेंगे, वो डायरेक्ट आके बोल देंगे, नहीं, पहले विधानसभा में उसकी बैठक बुलाई जाएगी, बैठक में सब बैठे होंगे और वो फैसला जो लेंगे सब मिल के, तब ही ये कानून पर आगे बढ़ता है ना। इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों जब फैसला लेते तभी ये कानून आगे बढ़ता है। चलो संघ राज्य, ठीक है। संघ राज्य मतलब अपना जो देश है वो बहुत सारे राज्यों को मिलके बना है ना, बहुत सारे राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर कर्नाटका, उड़ीसा, केरल, ठीक है नहीं, असम, बहुत सारे ऐसे राज्य है, गोवा, नागालैंड, ये सब अपने राज्य है, ठीक है, जम्मू। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इन सब राज्यों से मिलके कौन बना है अपना भारत देश। भारत एक संघ राज्य है। भारत क्या है, एक संघ राज्य, यानी कि घटक राज्यों का संघ, यानी बहुत सारे राज्यों का संघ साथ एक साथ मिलके बना है, जिसमें कानून बनाना केंद्र का विषय, राज्य का विषय और संयुक्त विषय निश्चित किया जाता है, ठीक है। इन सब राज्यों को मिलके कानून बनाना, केंद्र सरकार का कोई विषय है, राज्य सरकार का कोई विषय है,
सभी का एक साथ कोई विषय उसका निश्चय करना। जैसे अभी कोरोना, हाँ, कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी में देखो सबकी समस्या थी, केंद्र सरकार की समस्या थी, पूरे देश की समस्या थी, इवन हमारे राज्य की भी समस्या थी। तो प्रत्येक राज्य ने पहले अपने अपने फैसले लिए, फिर प्रधानमंत्री ने फैसले लिए कि पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त विषयों पर भी संघ राज्य की असर पड़ती, सब साथ मिलके फैसले लेते। चलो, मूलभूत अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बोलते हो ना, मूलभूत अधिकार आपके किताब के प्रथम या द्वितीय पेज पे, दूसरे पेज